नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी 2023 पाठ्यक्रम पर आधारित जो मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 38 की पीजीटी सिलेबस पर आधारित है। 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का संकलन है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको अपना मूल्यांकन और आकलन जरूर करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मेरी तैयारी किस प्रकार की है, मेरी लेवल क्या है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण तथा का सूत्रपात किसने किया? अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? पुष्पदंत ने, स्वयंभू ने, हरिभद्र सूरि ने, विनय चंद्र सूरि ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, स्वयंभू ने। फिर है अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है कब से? 8वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के आसपास, सन 1000 ईस्वी के आसपास, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सन 1000 ईस्वी के आसपास। 11वीं शताब्दी की परवर्ती अपभ्रंश को क्या कहते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवहट, विकल्प डी। फिर है, पुरानी हिंदी का उदयमान माना जाता है। पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है कहाँ से? अवहट से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अवहट से। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अभी आपके पास बहुत कम समय होगा, इसलिए आप फास्ट रिवीजन करते रहें, क्योंकि आप जितना रिवीजन करेंगे आपके दिमाग में प्रश्न उतना अधिक सेट हो जाएंगे और उसका उत्तर भी आपको आसानी से आने लगेगा। तभी आपको 150 में कम से कम 140 से ऊपर अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि सर मेरा 143 आया, 144 आया, 147, यहाँ तक कि 148 भी आया। इस प्रकार के जब कमेंट देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो चुकी है, जिस कारण आपके इतना अंक प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो के अंत में भी अवश्य आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना प्राप्तांक हुआ, कितना प्राप्तांक आप ला सकें 150 में। ठीक है, तो आज का जो फिर पांचवा प्रश्न है, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है स्वयंभूकृत पौमचर्य में, कनकामर मुनिकृत करकंठचर्य में, ज्योतिष्वरकृत वर्ण रत्नाकर में, जिनदत्त सूर्य कृत चरचरी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ज्योतिष्वरकृत वर्ण रत्नाकर में। फिर है, संक्रांतिकालीन भाषा के लिए गुलेरी जी ने कौन सा नाम दिया? संक्रांतिकालीन भाषा के लिए गुलेरी जी ने कौन सा नाम दिया? परिनिष्ठित अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पुरानी हिंदी। संक्रांतिकालीन कवियों ने तत्कालीन भाषा का नामोल्लेख किया अवहट, अपभ्रंश, प्राकृत, मिश्रित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अवहट। निम्नलिखित में से अवहट के भेद हैं उपनागर, आभीर और ग्राम्य, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी, नागर, उपनागर और ब्राचड़। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। भारतेंदु नई चेतना के प्रतिनिधि बने हैं। उनकी विषय वस्तु भक्ति या देश प्रेम पर केंद्रित होती थी। उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की अवधि क्या थी? 1850 से 1900, 1830 से 1840, 1830 से 1870, 1860, 1800 से 1860 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, फिर आगे है, भारत दुर्दशा किनकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, बाल गंगाधर तिलक की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मुंशी प्रेमचंद की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका किसने निकाली? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने,
सरदार पूर्ण सिंह ने उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में किसने किया? गिलक्राइट, लॉर्ड वेलेजली, लल्लू लाल और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लॉर्ड वेलेजली ने। कलकत्ता से प्रकाशित समाचार पत्र बंगदूत को किस वर्ष सरकार ने बंद कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता में जो शुरू हुए थे, शुरुआत हालांकि इसका माना जाता है 1829 ईस्वी में, और राजा राम मोहन राय ने बंगाल हेरल्ड के साथ देसी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 1829 में हुआ था। प्रश्न ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, पंजाब में नवीन चंद्र राय ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ज्ञान प्रकाशिनी। निम्नलिखित में से किसने प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग 1900 की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 21वां 1969। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। पिछले वीडियो में बता दिया गया कि 22 भाषाएं कौन कौन सी है। एक बार अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो अपलोडेड हैं। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप झारखंड से, झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और आप झारखंड पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही लाभदायक है और सभी टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किए गए हैं। आप एक एक करके अवश्य देखेंगे, क्योंकि समय कम है और समय का जितना सदुपयोग करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं है? सिंधी, नेपाली, कोंकणी, लहंदा। तो बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, लहंदा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कृतियों के पुरस्कार हेतु निर्देश, राजभाषा आयोग के गठन की प्रक्रिया हेतु निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। निम्नलिखित में किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? हिमाचल प्रदेश की, झारखंड की, उत्तराखंड की, तमिलनाडु की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, तमिलनाडु की भाषा हिंदी नहीं है, तमिलनाडु की भाषा तमिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कोंकणी, भोजपुरी, तेलुगु, नेपाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भोजपुरी। मुंशी आयंगर फार्मूले से विख्यात अनुच्छेद हैं प्रथम, द्वितीय तथा 7वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 14 से 18 तक, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक मुंशी आयंगर फार्मूले से विख्यात अनुच्छेद है। ठीक है, आगे है, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी विधेयक किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसने रखा था बताइए जल्दी? फ्रैंक एंथनी ने। पारिभाषिक शब्दों के क्षेत्र होते हैं सामाजिक, भौतिक, जैविक विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, केंद्रीय सचिवालय। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग। भाषा के मानकीकरण में किसका विशेष महत्व होता है? व्याकरण का, शिक्षा का, अनुभव का, उपयुक्त सभी। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, व्याकरण। अब भ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने, पाणिनि ने, सरहप्पा ने, नागार्जुन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि ने। मध्य आर्य भाषा का अंतिम रूप है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। बताइए जल्दी। बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अपभ्रंश। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग मिलते हैं 4वीं सदी में
6वीं सदी में, 8वीं सदी में, 10वीं सदी में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 6वीं सदी में। अब ब्रज भाषा के प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं राम सिंह कृत पाहुर दोहा में, धर्मसूरी कृत जम्बूस्वामी रासा में, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में, कालिदास कृत रघुवंशम में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास द्वारा परिणीत किस ग्रंथ के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी विक्रमोर्वशीयम। पौवारी, भदावारी और राठौरी बोली किस बोली से संबंधित है? छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली? बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुंदेली। जब किसी बोली को भूगोल के आधार पर कई स्थानीय रूप हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है। जब किसी बोली को भूगोल के आधार पर कई स्थानीय रूप हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थानीय बोली कहा जाता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। भाषा विज्ञान संबंधी पेटवा शब्द मूलतः किस भाषा का है? जर्मनी, फ्रेंच, रूसी, जापानी? बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल सही, आपका उत्तर सही है, फ्रेंच। हिंदी प्रदेश की बोलियों में अवधी और ब्रज को औरों की अपेक्षा अधिक महत्व मिलने का सर्वप्रमुख कारण था? क्या? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी धार्मिक। हिंदी आलोचना के जनक किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र? बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। बोली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। देश काल भेद से एक ही भाषा कई बोलियों का रूप ले लेती है। बिल्कुल सही है। एक भाषा की विभिन्न बोलियों में उच्चारण, व्याकरण, शब्दावली आदि की विविधता होते हुए भी उनमें आंतरिक समानता रही है, ये भी बिल्कुल सही है। जब कोई बोली सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारणों से अन्य बोलियों की तुलना में विस्तृत समुदाय के विचार विनिमय का माध्यम बन जाती है तो वह मानक भाषा का दर्जा पा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। और विकल्प एक बच गया है, बोली बेहतर जन समुदाय की शिक्षा, साहित्य और सरकारी कामकाज की भाषा होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि असत्य चुनना था और असत्य आपको मिल गया है। बहुत सुंदर। आगे, खड़ी बोली के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण निम्न में से कौन सा है? राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक? बताइए इसका उत्तर। बहुत सुंदर, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक। प्रत्येक बोली या भाषा में आदि से अंत तक, प्रत्येक बोली या भाषा में आदि से अंत तक होता रहता है, क्या? ह्रास, विकास? ह्रास और विकास दोनों इनमें से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ह्रास। चलिए आगे, भाषा जिसे सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं? अंग्रेजी, अरबी, चीनी, हिंदी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी को अपनी मातृभाषा समझकर अत्यधिक लोग बोलते हैं। कितने लोग? लगभग 34 करोड़ लोग। इसे भी आप याद रखेंगे। एक बोली जो विकसित होकर विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है, निम्नलिखित में कौन सी है? स्पेनी, अंग्रेजी, हिंदी, मंदारिन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मंदारिन। नागपुरी भाषा में महाभारत किसके द्वारा रचित है? कंचन के द्वारा, विनोद कवि के द्वारा, जगराम के द्वारा, महेश पोद्दार के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कंचन के द्वारा। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसके करने वाले व्याकरणिक कौन है? भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करने वाले व्याकरणिक कौन है? हेमचंद्र, चंड, स्वयंभू और सरहप्पा? बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल सही जवाब आपका चंड, विकल्प भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अवहत, अवहट, अवहंस, अपभ्रष्ट? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रष्ट, विकल्प डी। बहुत सुंदर। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? हेमचंद्र को, अदत्तमान को, उद्दतन को और स्वयंभू को?
बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, स्वयंभू। अगला प्रश्न है, झारखंड के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य भाषा में मिलते हैं किसकी? खोरठा की, कुड़ुक की, हो की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कुड़ुक। संथाली भाषा के लिए ऑल चिकी लिपि की खोज कब हुई थी? सन 1941 ईस्वी में। किसके द्वारा? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सरकारी कामकाज का माध्यम हिंदी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया है? द्विभाषी पाठ्यक्रम योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम योजना, हिंदी शिक्षण योजना, द्विभाषी पत्राचार प्रशिक्षण योजना। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी शिक्षण योजना। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य मतलब कौन सा कथन सही है, ठीक है, आपको बताना है। हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार में मिशनरियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। रघुनाथ नृपति नागपुरी साहित्य के प्रथम ज्ञात कवि थे। झारखंड के पलामू क्षेत्र में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उपरोक्त सभी। बताइए इसका उत्तर। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रस विलास के रचनाकार हैं रत्नाकर, देव, चिंतामणि, बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, देव। काव्य रसायन के रचनाकार हैं चिंतामणि, रत्नाकर, देव, बिहारी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। जी बिल्कुल, आप लोग सही जा रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, देव। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, देव। सुजान प्रबंध के रचयिता कौन है? अब आपको फंसाने वाला प्रश्न आ गया है, बताइए। जी बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग। जी 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 बिल्कुल सही, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद। इश्क लता के रचयिता हैं मतीराम, घनानंद, भूषण, बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। काव्य निर्णय के रचयिता हैं भिखारी दास, देव, भूषण, बिहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भिखारी दास। श्रृंगार निर्णय के रचयिता हैं देव, बिहारी, मतीराम, भिखारी दास। बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल सही, भिखारी दास श्रृंगार निर्णय के रचयिता हैं। इश्क नमा के रचयिता कौन है? बोधा, बिहारी, देव, घनानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बोधा। जगद विनोद के रचयिता हैं पद्माकर, रत्नाकर, मतीराम, देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पद्माकर। पद्म भरण के रचयिता हैं देव, पद्माकर, मतीराम, बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं हृदय राम, केशवदास और एक विकल्प यहाँ पर उस्मान था और एक रहमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हृदय राम। कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं चिंतामणि, मतीराम, आलम, भूषण। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी के रचयिता हैं बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल सही, चिंतामणि। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं नरेश मेहता, गजानंद माधव मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। अंधायुग के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। बहुत सुंदर आंसर है आपका। वास्तव में आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो चुकी है, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं सकारात्मक आते हैं। और इसी प्रकार आप अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और कंपटीशन बहुत अधिक है। आपको मेहनत तो करना होगा। मेहनत, इतना जल्दी आपको हार नहीं मारना है और इतना जल्दी आपको अपने आप में संतुष्टि भी नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपसे अधिक पढ़ने वाले बहुत हैं इस दुनिया में और बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए आप भी अपनी तैयारी में लगे रहिए और कंटिन्यू लगे रहिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। और आप जितना हो सके मूल पुस्तक से भी अभ्यास करते रहें, अगर आपके पास समय है तो, और नहीं है तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें, ठीक है। आगे है कनुप्रिया के रचयिता हैं
नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में जयदोल किसकी रचना है? अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अज्ञेय की। निम्नलिखित में लिली किसकी रचना है? निराला की, जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, सुदर्शन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिली जो एक कहानी संग्रह है, किसका है? लीला का की, निराला की। ठीक है, विकल्प ए। निम्नलिखित में दो बांके किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन, प्रेमचंद। बताइए इसका उत्तर। जी बिल्कुल सही, भगवती चरण वर्मा, विकल्प बी। निम्नलिखित में फूलों का कुर्ता किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल की। निम्नलिखित में कुत्ते की पूंछ किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल की। हिंदी काव्य धारा के लेखक हैं नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त, नगेंद्र, निर्मल वर्मा, इनमें किसी की नहीं। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, रामस्वरूप चतुर्वेदी। भाषा भूषण के रचनाकार हैं भूषण, रत्नाकर, मोतीराम, राजा जसवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, राजा जसवंत सिंह। रस रहस्य के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र, रत्नाकर, मोतीराम, राजा जसवंत सिंह। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कुलपति मिश्र। भाव विलास के रचनाकार हैं देव, रत्नाकर, बिहारी, चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, देव। इतने पास अपने के रचयिता हैं नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी के रचयिता हैं नरेश मेहता, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार और बच्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कुंवर नारायण। चक्रव्यूह के रचयिता हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन, बच्चन। बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर है ए, कुंवर नारायण। आमने सामने के रचयिता हैं कुंवर नारायण, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। जी बिल्कुल, कुंवर नारायण भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संशय की रात के रचनाकार हैं त्रिलोचन, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता, विकल्प बी। निम्नलिखित में जहां लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है? जहां लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की, शेखर जोशी की, मन्नू भंडारी की, कृष्ण सोबती की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव की। निम्नलिखित में कोसी का घटवार किसकी रचना है? कोसी का घटवार किसकी रचना है? उषा प्रियमंदा की, ज्ञान रंजन की, राजकमल की, शेखर जोशी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, शेखर जोशी की। निम्नलिखित में ए लड़की किसकी रचना है? निम्नलिखित में ए लड़की किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कृष्णा सोबती की। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? घनानंद की, बिहारी लाल की, मलुक दास की, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। तो ये जो पंक्ति है घनानंद की है, जिसे रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि भी कहा जाता है। किसे? घनानंद को। इसे भी आप याद रखेंगे। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाई, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाई, एक पाए सो बौराए और एक खाए सो बौराए, किसकी पंक्ति है? बताइए। ये अलंकार है कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है, यानी किसकी पंक्ति है? बिहारी लाल की, रैदास की, सूरदास की, तुलसीदास की। बताइए इसका उत्तर। जी बिल्कुल, कनक कनक थे, ये वास्तव में रूपक नहीं, माफ कीजिएगा, ये यमक अलंकार है। ठीक है,
याद रखेंगे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। जब इंसान को बहुत ज़्यादा धन दौलत मिल जाता है तो उसमें भी क्या होता है, बौराए जाते हैं आदमी। फिर कनक यानी एक धतूरा जो एक नशीला पदार्थ होता है वो भी इस्तेमाल करने से भी आदमी बौरा जाते हैं। यही कहा गया है इस पंक्ति में। तो ये किन की पंक्ति है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी लाल की, जो कि यामक अलंकार है। आगे, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसकी पंक्ति है? यहाँ पर अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसकी पंक्ति है? तो ये है मलुकदास की। रीति शब्द का सही अर्थ है, रीति शब्द का क्या सही अर्थ है? काव्यांग निरूपण। रीतिकालीन कवियों की कितनी श्रेणियां हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 3। रीतिबद्ध कवि कहा गया है जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिप्त थे, जो कवि अलंकृत कविताओं की ही रचनाएं करते थे, जो कवि काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं से बंधे थे, जो कवि नीतिपरक काव्य रचना करते थे। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जो कवि काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं से बंधे थे। जो लक्षण ग्रंथों की रचना न कर श्रृंगार एवं नीतिपरक रचनाओं में प्रवृत्त रहे उन्हें कहा गया है श्रृंगार कवि, रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रीतिमुक्त कवि। जिन कवियों ने मूलतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित लक्षण ग्रंथों के प्रणयन में प्रवृत्त रहे उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाता है रीतिसिद्ध कहते हैं, रीतिसिद्ध। निम्नलिखित में से किस काल के साहित्यिक वैभव को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता की पहुंच गया था? हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था, किसकी पंक्ति है, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिकाल में कहा गया था, या तो भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रीति काल में। कोई भी प्रश्न सरल नहीं है। अगर इसमें से 150 प्रश्नों में से अगर आपका 120 से अधिक अंक आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो चुकी है, क्योंकि एक भी प्रश्न आसान नहीं है। भले आपको आसान लग रहा है क्योंकि आप बार बार हमारे साथ रिवीजन किए हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस सेट का अभ्यास किए हैं, इसलिए आपको सभी प्रश्न आसान लग रहे हैं। वास्तव में कोई भी प्रश्न आसान नहीं है, आप पढ़े हैं इसलिए आपको आसान लग रहा है। चलिए अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथकार आचार्य कौन है? चिंतामणि, सुरपति मिश्र, भिखारीदास, केशवदास। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, केशवदास। रीतिकाल का प्रमुख विषय है श्रृंगार, भक्ति, पांडित्य, वीर भावना। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। रसिक प्रिया, केशवदास। काव्य प्रकाश, चिंतामणि। ललित ललाम, मतिराम। और रस रायस, कुलपति मिश्र। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? प्रबंध, कथा, मुक्तक, चंपू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मुक्तक। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त धारा में किसने भेद किया? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त धारा में किसने भेद किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति काव्य की दूसरी प्रवृत्ति है, क्या है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकारिकता। कबीर स्वभाव से कैसे थे? अक्कड़, फक्कड़, घुमक्कड़, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर जो थे अक्कड़ भी थे, फक्कड़ भी थे, घुमक्कड़ भी थे, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कबीर के अनुसार किससे दूर रहना उत्तम माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है संसार से, नारी से, समाज से, परिवार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
नारी से दूर रहना उत्तम माना जाता है। कबीर को किसकी प्रतीक्षा में आंखों में झाई पड़ गई है? ईश्वर, प्रिय, बादल, गुरु। किसकी प्रतीक्षा में आंखों में क्या हो गई है? झाई पड़ गई है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने प्रिय की प्रतीक्षा। कबीर एक व्यक्ति थे, अनपढ़ व्यक्ति, ईश्वरीय या क्षत्रिय, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर जो थे अनपढ़ व्यक्ति थे। कबीर पाठ के आधार पर हों तो घाय तिहारे सूत की माया करत ही रही हो, उपरोक्त पंक्ति के कथन किसके द्वारा कहा गया है? यशोदा, देवकी, राधा, गोपियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यशोदा। भ्रमर गीत के तीसरे पद के अनुसार कृष्ण उद्धव को किस कारण से ब्रज भेजना चाहते हैं? उद्धव के विश्लेषणात्मक बुद्धि को संश्लेषणात्मक बुद्धि बनाने के लिए, उद्धव के संश्लेषणात्मक बुद्धि को विश्लेषणात्मक बुद्धि बनाने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उद्धव के विश्लेषणात्मक बुद्धि को संश्लेषणात्मक बुद्धि बनाने के लिए। भ्रमर गीत के 143वें पद में गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की है? भ्रमर से, हिरण से, मछली से, बाघ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भ्रमर से। भ्रमर गीत के 188वें पद में गोपियाँ व्यंग्य रूप में ब्रज के बारे में क्या कहा है? यहाँ पवन भी अग्नि के समान गर्म है, हमारे वस्त्राभूषण कांटों के समान दुखदायी है, मस्तक पर लगा तिलक सूर्य के समान दाहक बन गया है, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सही। उपर्युक्त सभी इसके सही उत्तर थे। फिर है अयोध्या कांड की रचना आदि से अंत तक क्या है? व्यक्तिक, प्रौढ़, मानवीय, व्यापक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रौढ़। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर प्रभु क्या करते हो? आपका संकल्प पूरा हो गया, मुझे आँख नहीं चाहिए, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भगवती कात्यायनी द्वारा। कवितावली छंद रचना की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। कथन एक है, एक तो वे जो राम कथा के संबंध में हैं। कथन दो, दूसरे वे जो अन्य विविध विषयों के हैं। कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही है, कथन गलत है, दोनों गलत है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कथन एक और दो दोनों सही है। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर राम के जीवन संघर्ष के किस खंड में राम रावण युद्ध की केवल एक प्रासंगिक घटना का ही वर्णन किया गया है? प्रथम, अंतिम, तृतीय, षष्ठ, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अंतिम। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर निराला ने कैसे प्रसंगों के माध्यम से धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। राम की शक्ति पूजा कविता की रचना कब हुई थी? आपको बताना है। तो राम की शक्ति पूजा का जो प्रकाशन वर्ष है 23 अक्टूबर 1936, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। अपने युग की त्रासदी को स्वर देने वाली कविता है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, परिमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सरोज स्मृति। जयशंकर प्रसाद द्वारा चिंता सर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पौराणिक ग्रंथ में। चिंता सर्ग की अंतिम पंक्ति में लेखक किसका उल्लेख करता है? जलवाष्प, समाज, संस्कृति, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जलवाष्प। जयशंकर प्रसाद मनु के पक्ष में कौन सी व्याख्या देते हैं? सांसारिक, मार्मिक, भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं दमन के विरुद्ध विप्लव और क्रांति को धर्म के रूप में मान्यता दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे। कौन से सर्ग में? तीसरे सर्ग में। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में कवि ने मानव की महिमा का अत्यधिक गुणगान किया है?
द्वितीय सर्ग में, षष्ठम सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में और पंचम सर्ग में। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा षष्ठम सर्ग में। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक को शासन से उतार पकड़ता, बाह दलित की मंत्री के आसन से उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कुरुक्षेत्र से। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किससे जय भारत की रचना भूमि से आगे ले जाकर बौद्धिकता की नई भूमि पर अभिव्यक्त किया है? भीष्म को, युधिष्ठिर को, भीम को, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। जी बिल्कुल सही जवाब, युधिष्ठिर को। भारत दुर्दशा नाटक में देवत्सल की कोटि निम्न में से आते हैं? भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, उपरोक्त सभी। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्देव की वेशभूषा कैसी है? आधे मुसलमानी, आधे क्रिस्तानी, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत के दो चेहरे हैं, भाग्यवादी भारत, कर्मवादी भारत, साम्यवादी भारत, ए और बी दोनों। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों, भाग्यवादी भारत और कर्मवादी भारत। सम्राट कुमारगुप्त के मृत्यु के समाचार सुनकर कौन सम्राट से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं? महादंडनायक, महाप्रतिहार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, महाप्रतिहार। आषाढ़ का एक दिन पाठ के आधार पर खंड 1 में मल्लिका ने किसके साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास के साथ। स्कंदगुप्त सौराष्ट्र में किसे पराजित करता है? शकों को, हुणों को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हुणों को। ब्रह्म मुहूर्त शब्द का सही अर्थ है सूर्योदय के समय, सूर्योदय के ठीक पहले का समय, सूर्योदय के ठीक बाद का समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सूर्योदय के ठीक पहले का समय। आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न में से कौन कश्मीर छोड़कर उज्जैन जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। आषाढ़ का एक दिन पाठ में मल्लिका अपने मन में संन्यास लेने की धारण को किसके कारण त्याग दी? आषाढ़ का एक दिन पाठ में मल्लिका अपने मन में संन्यास लेने की धारणा को किसके कारण त्याग दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कालिदास के कारण। गोदान उपन्यास के आधार पर गाय के मरने के ठीक पहले दिन किसने होरी से गाय बेच देने का प्रस्ताव किया था? झिंगुरी सिंह ने। ठीक है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदान ग्रामीण समाज की भाग्य गाथा प्रस्तुत करने वाला कैसा उपन्यास है? निम्न स्तरीय, व्यवहारिक, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अद्वितीय। गोदान पाठ के राय साहब के पुत्र का क्या नाम था? भोला, रुद्रपाल, गोबर, मिस्टर खाना। राय साहब का पुत्र का पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रुद्रपाल। गोदान पाठ में मुझे खेद है हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, यानी विदेशी कल्चर को अपना रही है, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, होरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रोफेसर मेहता। महिला आंचल पाठ के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल में गरीबों का शोषण किस रूप में होता हुआ दिखाते हैं? ऐतिहासिक, यथार्थवादी, व्यंग, दुर्दशा। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यथार्थवादी। महिला आंचल पाठ के आधार पर किसको लबड़ा आदमी समझते हैं? सुमृत दास को, आनंद दास को, जतिन दास को, ठाकुर जी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सुमृत दास को। महिला आंचल पाठ में जिस क्षेत्र का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है वहाँ के बहुसंख्यक किसान और मजदूर कौन सी भाषा बोलते हैं? मैथिली, हिंदी, मगही, भोजपुरी। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज के कौन से
टोला को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से चित्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल टोला को। हालांकि महिला आंचल में 3 दलों में विभाजित था, राजपूत टोला, यादव टोला और कायस्थ टोला। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो 2 पैसे दे दो भैया तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाए, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ज्योति से। अलग ओझा कहानी के आधार पर खुन्नू क्या चराता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय चराता था। ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद द्वारा चिमटे कितने पैसे में खरीदे गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 3 पैसे में। शांति कहानी के आधार पर मदारी लाल कैसा मनुष्य था? बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन व्यक्ति थे। मनोविकार या भावों की अनुभूति परस्पर तथा सुख दुख की मूल अनुभूति से किस प्रकार भिन्न होती है? जल तथा तेल के मिश्रण जैसे, बहुमूल्य पत्थर तथा समाज पत्थर के मिश्रण जैसे, और रासायनिक मिश्रण तथा इनके संयोजक द्रव्य जैसे। बिल्कुल सही उत्तर विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार राजनीति का प्रधान अंग कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार नीति, विकल्प डी। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ से काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यह पंक्ति चिंतामणि भाग 1 के किस निबंध से उद्गृहित है? कविता क्या है? लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। बताइए इसका उत्तर। जी बिल्कुल सही उत्तर, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था से। 5 जोड़े बांसुरी किनकी रचना है? बताइए इसका उत्तर। 5 जोड़े बांसुरी किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रदेव सिंह की, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इसी प्रकाशन की वजह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जोड़े बांसुरी किनकी रचना है? चंद्रदेव सिंह की। आगे है, कामायनी पाठ के आधार पर मनु भविष्य के जीवन की जटिलताओं से पलायन करना चाहता है, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसकी दृढ़ता है, उसकी मानसिकता में पलायनता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उसकी मानसिकता में पलायनता है। बंसी और बादल के रचनाकार कौन है? पंत, ठाकुर प्रसाद सिंह, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प बी, ठाकुर प्रसाद सिंह। आगे है, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में गजल गायक कौन नहीं है? जगजीत सिंह, शमशेर, बेगम अख्तर और पंकज उदास। शमशेर जो है गज़ल गायकर नहीं है, ये जो है दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। दूसरा तार सप्तक जो कि 1951 में रचित है, उसके कवि हैं कौन? शमशेर। बाकी जगजीत सिंह आप जान ही रहे होंगे, बेगम अख्तर इनको भी जान रहे होंगे, पंकज उदास को तो भली भांति जान रहे होंगे। ये सब क्या हैं? गज़ल गायक हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो में 150 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य अपना सुझाव दें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वास्तव में मेरे लिए पुनर्बलन का काम करता है, मुझे प्रोत्साहित करने का काम करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए विदा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।